गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस एनसीईआरटी भूगोल की बुक का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। हाँ, वही सौरमंडल जिसका मुखिया सूर्य होता है और हम इसमें कुछ ग्रह, तारों, चांद आदि की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट यानी जो जगमगाहट है वो अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब रात को आप देखेंगे तारों से आसमान भर जाता है। जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद तारे निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक दो निकले, फिर धीरे धीरे जो है पूरे आसमान में तारे ही तारे निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये भी एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य होता है। इस तरह से आप देखते होंगे। तो क्या आपने कभी तारों को गिनने की कोशिश की? इस तरह से तारे जो हैं आते हैं आसमान में। जिस तरह से चांद भी होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपने देखा कि इस स्क्रीन पर ही आप इन छोटे छोटे तारों की गणना नहीं कर पाए, तो इतने बड़े से आसमान में भला कोई कैसे तारों की गणना कर पाएगा। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर आकर तथा अलग परिस्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा की रात होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो चंद्रमा कैसा होगा? बिल्कुल गोल होता है। कभी कभी चंद्रमा आधा भी होता है, या कभी कभी चंद्रमा इस मतलब छोटा सा आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से जैसे जब पूर्णिमा की रात होगी तो चंद्रमा आपको इस तरह का नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? मून है। क्या है? मून है। लेकिन जब अमावस्या की रात होती है तो विद्यार्थियों आपने ध्यान रखना है कि आसमान साफ होगा। आपको जिस तरह से पूर्णिमा की रात होती है वैसा चंद्रमा बिल्कुल नहीं नज़र आएगा। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्या कभी सोचा आपने? क्या कभी आपने सोचा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं आप
क्यों नहीं देख पाते होंगे? क्या आपने कभी गौर किया कि ये चीज़ें जो है कैसे होती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण जो है रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। अब जो सूर्य है विद्यार्थियों, आपको पता है उसकी जो रोशनी होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब पूरे संसार को वो रोशन करता है। कौन? हमारा सन। कौन करता है? हमारा सूर्य। तो जब सूर्य आसमान में दिन को निकलता है तो उसकी रोशनी के कारण वो जो छोटे छोटे चमकीले तारे होते हैं वो नज़र नहीं आते। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं? हाँ, सही बोला, खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ऊष्मा क्या हुआ? जैसे अपनी गर्मी, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी विद्यार्थियों क्या है? एक तारा ही है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या गर्मी या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा ये अत्यंत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। कि छोटी, जैसे हम ज़्यादा दूर से देखेंगे तो वस्तुएं छोटी दिखाई देंगी, नज़दीक से देखेंगे तो बड़ी नज़र आएगी। जिस तरह से हवाई जहाज़ अगर आसमान में उड़ता हुआ हम देखते हैं तो छोटा नज़र आता है, तो थोड़ा नज़दीक से गुजरे हवाई जहाज़ तो कैसा नज़र आता है? बिल्कुल एक बिग एरोप्लेन। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, एक सप्तऋषि प्रिय विद्यार्थियों, यह एक 7 तारों का समूह होता है। तो यहाँ पर चित्र 1.1 में मैं आपको समझाऊंगा भी। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय क्या करते थे कि दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता जान सकते हैं। किसकी सहायता से? जो 7 तारे हैं उनकी सहायता से इसका पता लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि किस तरह से है ये तारा। अब ये आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर एक लड़की का चित्र बनाया हुआ है और ये यहाँ पर आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे क्या हैं? सप्तऋषि हैं। और ये है हमारा ध्रुव तारा। तो इसकी सहायता से हम इसको देख सकते हैं, उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इसका वर्णन जो है इस NCERT की बुक में किया गया है। आगे पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो कुछ ऐसे तारे होते हैं जिनकी अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता और वो क्या करते हैं, जो दूसरे जिनमें क्या होता है ऊष्मा और रोशनी होती है उसकी सहायता से वो तारे चमकते हैं। तो ऐसे पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? ग्रह।
ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जैसे हम पृथ्वी है, तो आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं वह भी क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है सूर्य, वो कौन है, सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अब यहाँ पर आपको सौर मंडल आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ये हमारा क्या है, सौर मंडल, सूर्य मुखिया है। इसके जैसे नजदीक के देखो, एक ग्रह हो गया बुध, एक हो गया अपना शुक्र, ये हो गया हमारी पृथ्वी, ये हो गया हमारा मंगल, और 5वें नंबर पर क्या है, बृहस्पति यानी जुपिटर। मरकरी, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और आगे आप देखिए अभी और भी हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर सैटर्न यानी शनि है, यूरेनस है, और नंबर 8 पर क्या है विद्यार्थियों, नेपच्यून है। तो इस तरह की इसका वर्णन भी बड़ी अच्छी ये तस्वीर आपको समझाने के लिए बनाई हुई है कि किस तरह से ये दूरी के आधार पर जो है बनाए गए हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है, ये एक उपग्रह है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारी जो पृथ्वी है वो ग्रह है, लेकिन एक चंद्रमा क्या है, हमारा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके तथा इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जैसे आपने पहले पढ़े, सूर्य 8 ग्रह है, उपग्रह, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। हम सौर परिवार का उसे नाम देते हैं जिसका मुख्य क्या है, सूर्य है। अब देखो, सूर्य सौर मंडल में स्थित होता है, केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। और आपने देखा होगा, जब जितना ज़्यादा गर्मी के दिन होते हैं तो सूर्य बहुत ज़्यादा तप जाता है। अगर दोपहर का समय होगा तो हमें गर्मी के मौसम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे जो क्या है, बहुत दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आप सोचो, करोड़। अब ये ग्रह जो हमने पहले भी पढ़े, हमारा पहले बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया गया है, ये तो याद रखने का एक तरीका है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब यहाँ पर विद्यार्थियों एक याद रखने का तरीका है, ताकि आप याद रखेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये जो है एक तरीका जो है याद करने के लिए दिया गया है। आप इस तरीके को अगर आपको सही लगता है तो आप इसको अपना सकते हो। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं,
88 डेज लगते हैं। किसके? बुध के। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, तो क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अब आप ध्यान रखना है कि ये जुड़वां ग्रह, अगर आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि शुक्र क्या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, आप कह सकते हैं हाँ। तो इसकी आकृति जो है बिल्कुल कैसी है? बिल्कुल हमारी अर्थ की भांति है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में, क्या है कि अगस्त 2006 की बात है, उसमें निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले अन्य खगोलीय पिंड सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो पहले जो प्लूटो भी श्रेणी में था, लेकिन अब जो बौने ग्रह है, ये खगोलीय पिंड जो है, अब इसमें इसको ग्रह नहीं माना गया। ठीक है। पृथ्वी, अब पृथ्वी की अगर बात करें जिस पे हम रहते हैं, हमारा यहाँ पर खाना पीना है, रहना है, हम यहाँ पर काम करते हैं, तो इसमें ये जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। किसके हिसाब से? दूरी के हिसाब से। तो पहला मैंने बताया था, मैंने कौन सा? बुध, सही बात है। और दूसरा कौन सा बताया था? हाँ, शुक्र। और हमारा जो दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह हुआ? थर्ड नंबर पर। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआप कहा जाता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु स्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक दिन पानी न पिए तो हमें क्या होता है। ओहो, हमें तो बड़ी ज़रूरत होती है पानी की। कुछ ना मिले भाई, पानी की तो बड़ी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वायु की ज़रूरत है। ठीक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे, क्या है, एक अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है वो किससे ढकी हुई है? पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे एक नीला ग्रह भी कहते हैं। अब विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात की गई है। आपने, मुझे लगता है ये प्राइमरी क्लासेज में पढ़ा हुआ है। इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वाले। और ये हमारी पृथ्वी, ये चंद्रमा, सॉरी, चंद्रमा से, हाँ सही बोल रहा हूँ जी, चंद्रमा से लिया गया, अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र। अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र बिल्कुल एक पृथ्वी की भांति ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये सामने जो है बिल्कुल चंद्रमा लिखा है। ठीक है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा, क्या है, नज़दीक है। यह हमसे लगभग, अब देखो कितना है ये, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की जो है तुलना करें। अब जो है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, जो सूर्य है। अब यहाँ चंद्रमा की दूरी आपको देखो कम नज़र आ रही होगी। अब आपने यहाँ पर देखा हुआ है सिस्टम। अब देखो यहाँ पर सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर एक कुछ रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश।
अब यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये एक पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है पृथ्वी का। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। ये ध्यान रखना है। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर क्या है कि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं को नाम दिया गया है उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड क्या करते हैं कि पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होती है कि वायु के साथ जब घर्षण होता है, ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी पर गिर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वायु के साथ जब घर्षण करेंगे ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। ठीक है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। तो इस तरह से कभी कभार हो सकता है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, बहुत ही रेयर। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकता रास्ते को देखा है? यह क्या है, लाखों तारों का समूह है होता है। यह पट्टी आकाशगंगा, इसको मिल्की वे भी कहा जाता है। हमारा जो सौर मंडल है इस आकाशगंगा का एक भाग होता है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई है। आपको पता है कि जब हमारे पुराने समय की बात करें तो वो मतलब कल्पनाओं की दुनिया में ज़्यादा चले जाते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि उस कल्पना की दुनिया में अलग अलग प्रकार से नाम दे देते थे। इस प्रकार इसका नाम जो है आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती है, एक ब्रह्मांड का निर्माण जो है करती हैं। अब हमारा जो पृथ्वी पर जो है अलग अलग देश हैं, ये हमारे एक वर्ल्ड बन गया। अपना देश, अपना जिस जहाँ हम रहते हैं ये अपना देश है। जैसे भारत है तो दूसरा देश जैसे रसिया है, अमेरिका है, आदि आदि सब देशों को मिलाकर वर्ल्ड का निर्माण होता है। अगर उसमें पूरे आसमान के इन उल्कापिंडों, आकाशगंगाओं या फिर चांद तारों को भी मिलाया जाए, अगर पूरे ग्रहों को मिलाया जाए तो एक ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक जो है कठिन है। वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं यह जो क्या है, एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो देखो आप यहाँ पर एक चित्र भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल और पृथ्वी। तो ये देख सकते हैं आप इसमें क्या क्या है आकाशगंगा में। अब ये जो हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या ये एक ब्रह्मांड का हिस्सा है सौरमंडल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।